हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। 5 प्रॉपर्टीज हमने वहां देखी थी। 6 नंबर की ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं। देखिए, बिल्कुल वैसा ही वर्क करेंगे जैसा हम लोगों ने प्रॉपर्टी 5th में किया था। तो 6 नंबर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसमें हम लोगों को डी बाय डी टी हमें डिफरेंशिएशन करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, करेक्ट? ये हमें पता है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमारे पास टी के वेक्टर फंक्शंस हैं और इन्हें ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका रिजल्ट क्या बनेगा वो हम लोग यहाँ रखेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बाय डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक। तो पिछली वाली प्रॉपर्टीज के अंदर आपने देखा था कि हम लोग दो वेक्टर्स अगर मल्टीपल हो, चाहे वो डॉट हो या क्रॉस हो, तो उनको हम लोग जब डेरिवेटिव उनका लेते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। पहला वाला हमने फर्स्ट ले लिया और जो पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है ये पूरा एक नया वेक्टर बना रहा है क्रॉस होकर के, ये हमने सेकंड वेक्टर ले लिया। तो फर्स्ट ए वेक्टर और पूरे ब्रैकेट वाला सेकंड वेक्टर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर को पहले वाले को छोड़ दिया, क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो आता है, डॉट आता है तो डॉट आता है, क्रॉस होता है तो क्रॉस आता है। तो क्रॉस लिखा हमने एंड डी बाय डी टी। अब हम लोग यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, राइट। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने स्पेशली खास तौर से आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना होता है। हम लोग जनरली जो सीखते हुए आए हैं उससे हमें थोड़ा बचना होता है। यहाँ मैंने आपको तरीका याद करवाया था कि अगर आप डिफरेंशिएशन पर खत्म कर रहे हो तो स्टार्ट भी डिफरेंशिएशन से ही होगा। तो यहाँ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आपने अभी यहाँ पर यूज में लिया है। छूटा हुआ कौन सा है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के लिए ही हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो डी वेक्टर बाय डी टी क्रॉस बाकी वाला वैसा का वैसा, यानी कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, चलो आगे बढ़ाते हैं इसे। एंड इक्वल टू, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ध्यान दीजिए कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर उसके बाहर है डी बाई डी टी, मतलब हमें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का यहाँ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दोबारा करना चाहिए। और ये बिल्कुल वर्क वैसा ही होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया, फिर डिफरेंशिएशन पर खत्म किया तो डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये बनेगा मेरे पास ए वेक्टर एंड क्रॉस। अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक नई वैल्यू आएगी, इसलिए मैं इसको पहले ही ब्रैकेट लगा करके चल रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये डिस्कस मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो हमारे पास सिंबलिक मिस्टेक्स होती हैं। वहां हमें पता लगता है कि पहला वाला दूसरे वाले के साथ ही क्रॉस हो रहा है, पूरे के साथ नहीं हो रहा है, ठीक। तो ए वेक्टर, तो बी वेक्टर मैंने यहां लिया, करेक्ट। बी वेक्टर को छोड़ा, सी वेक्टर का डिफरेंशिएशन डी सी वेक्टर बाई डी टी, करेक्ट। एंड प्लस अब मैंने यहाँ पर जिसे छोड़ा है उसे लूंगा मैं डी बी वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस सी वेक्टर एंड ब्रैकेट बंद। ये हुआ हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन। प्लस ये मैंने प्लस लगाया, डी वेक्टर बाय डी टी ये बिल्कुल वैसा का वैसा हमने लिख दिया, क्रॉस ये बिल्कुल वैसा का वैसा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमने लिख दिया। ओके, अब मुझे करना क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है और ये ए वेक्टर का क्रॉस इसके साथ चल रहा है। तो क्योंकि यहां पर मेरे को इस ब्रैकेट में दो टर्म्स नजर आ रही है, टर्म्स कैसे पहचानते हैं, टर्म्स हम लोग जहां प्लस और माइनस साइन चलते हैं वो आपके टर्म्स को डिनोट करते हैं। तो पूरा का पूरा, अब इसमें तो क्रॉस साइन है तो ये क्रॉस नहीं प्लस देखा जाएगा, तो ये पूरी की पूरी मेरे पास एक टर्म बनेगी, फिर वो दूसरी मेरे पास दूसरी टर्म्स बनेगी। तो प्लस साइन आ रहा है, वो टर्म्स डिवाइड करते हैं। तो ए वेक्टर का क्रॉस है, प्लस आने की वजह से क्रॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहां लेकर के चलेगा। तो मैं ए वेक्टर क्रॉस को पहले वाले के साथ भी रख दूंगा और दूसरे वाले के साथ भी रख दूंगा, तो वो बनेगा मेरे पास ए वेक्टर एंड क्रॉस ब्रैकेट बी वेक्टर एंड क्रॉस डी सी वेक्टर बाय डी टी, करेक्ट। फिर प्लस का निशान, प्लस लगाया, आगे बढ़ा, ए वेक्टर एंड क्रॉस डी बी वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस सी वेक्टर। सही बात है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो समझा जाता कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना है। जबकि ब्रैकेट क्या कह रहा है, ब्रैकेट कह रहा है कि पहले इसे सोल्व करो
उसके बाद ए वेक्टर के साथ क्रॉस करो। ठीक, आगे गए, प्लस ये वैसा का वैसा हमने लिखा डी ए वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, रिजल्ट तो हमारे पास सामने है, बस अब हम लोग टर्म्स को आगे पीछे करके लिखते हैं। मैं यहाँ मुझे याद रह सके इसलिए मैं सबसे पहले उसको इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ कि ए वेक्टर के साथ सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखने को मिले, फिर मुझे बी वेक्टर के साथ डिफरेंशिएशन देखने को मिले, और फिर मुझे सी वेक्टर के साथ। तो ये जो मुझे मिलेगा यहाँ वो पहले वाली लास्ट वाली टर्म्स को मैंने यहाँ रखा पहले, तो डी ए वेक्टर बाय डी टी क्रॉस ब्रैकेट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, करेक्ट, एंड प्लस अब बी वेक्टर ले लिया मैंने ए वेक्टर एंड क्रॉस डी बी वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस सी वेक्टर, एंड प्लस यहाँ आगे ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर बाय डी टी। ओके, क्या देखा हमने जो यहाँ देखा उसके अकॉर्डिंग कि मुझे ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट करना था। यहाँ जब मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया तो उसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान हो गया है। देखो जरा कि ए वेक्टर है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ए वेक्टर के साथ रख दो, बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा, प्लस अब डिफरेंशिएशन दूसरे वाले वेक्टर के साथ रख दो, बाकी सारा वैसा का वैसा, फिर तीसरे वाले के साथ। पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ए वेक्टर बी वेक्टर आगे पीछे नहीं करने हैं आपको कि पहले बी वेक्टर रख दिया ए वेक्टर बाद में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, क्रॉस लगा हुआ है, साइन का फर्क आएगा। ओके, तो जो रिजल्ट मिला वो मैं आप ऊपर लिख सकता हूं। क्या सीखा हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, पहले वाले के साथ डिफरेंशिएशन डी ए वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड प्लस दूसरे वाले के साथ रख दो, तो दूसरे वाले के साथ रखेंगे तो ए वेक्टर वैसा का वैसा क्रॉस ब्रैकेट लगाएंगे डी बी वेक्टर बाय डी टी एंड क्रॉस सी वेक्टर, प्लस अब तीसरे वाले के साथ रखो सी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर एंड क्रॉस बी वेक्टर एंड क्रॉस डी सी वेक्टर बाय टी। ठीक, आपको याद रहेगा। ओके, चलते हैं हम आगे। अब हम लोग यहां पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा के बारे में भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व एट ए पॉइंट, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श इकाई स्पर्श रेखीय सदिश को यहां देखते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप फिजिक्स में रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर एक कर्व है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक कर्व है, तो कर्व पर मैंने पहले एक पॉइंट फिक्स किया P, और इस पॉइंट P पर मैंने एक टेंजेंट लाइन बनाई, मतलब एक स्पर्श रेखा बनाई। देखो, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप लोग स्पर्श रेखा के बारे में बोलते हैं या टेंजेंट लाइन के बारे में बोलते हैं तो आपको ये बताना बहुत जरूरी होगा कि आप किस पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन ले रहा हूं, और पॉइंट P पर मैं अगर टेंजेंट लाइन ले रहा हूं तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट लाइन बनी है उसका स्लोप अलग होगा, जबकि अगर मैं किसी और पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट लाइन लेता हूं तो उसका स्लोप अलग होगा। तो पॉइंट बदलने से स्लोप बदलेंगे। ठीक, तो पॉइंट बदलने से स्लोप बदलते हैं, मतलब लाइन की इक्वेशन चेंज होती है। इसीलिए हम जब भी स्पर्श रेखा बोलते हैं तो स्पर्श रेखा तो प्रत्येक बिंदु पर खींची जा सकती है, हर एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट लाइन बना सकता हूं, पर लेकिन पर्टिकुलर किस पॉइंट पर आपको पूछा गया या किस पे बनानी है उसके लिए आपको एक पॉइंट तो बताना ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी टेंजेंट लाइन के बारे में स्टडी हो रही हो, पूछा जा रहा हो या हम लोग डिस्कस कर रहे हो तो पॉइंट बताना काफी जरूरी है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, अलग अलग इक्वेशंस मिल सकती हैं। तो मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पर एक टेंजेंट लाइन बनाई है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने सीखा हुआ है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में भी, और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी सीखा हुआ है कि जब मैं यहाँ पर पॉइंट P लेता हूँ और पॉइंट P पर जब मैं स्पर्श रेखा बनाता हूँ, टेंजेंट लाइन बनाता हूँ,
तो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो स्मॉल m इक्वल टू टेन थीटा द्वारा दिया जाता है। ठीक, टेन थीटा, ये थीटा क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस से प्लस वाली डायरेक्शन के साथ बनाया गया एंगल। करेक्ट। तो हम लिखते हैं कि इस टेंजेंट लाइन का, जो मैंने स्पर्श रेखा लिखी है, जो मैंने टेंजेंट लाइन लिखी है, उसका जो स्लोप होगा वो होगा m इक्वल टू टेन थीटा। मेरे पास जो कर्व है उस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। तो आपने पढ़ा है वहां कि जो ये टेन थीटा है मेरे पास, वो बनता है dy बाई dx। आया कुछ ध्यान? स्लोप dy बाई dx, स्लोप है टेन थीटा है, टेन थीटा मतलब dy बाई dx। ये हम लोगों ने कर्व की टेंजेंट लाइन के साथ जब स्टडी करी थी तो वहां आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा था। कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, जो कि कार्टेशियन सिस्टम में। तो आप लोग इस y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आपको स्लोप मिलता है, उस टेंजेंट लाइन का आप लोगों को वहां स्लोप मिलता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो कर्व की इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर मिल रही है। ध्यान करो आप लोग, कर्व की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। आपने इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी थी वेक्टर फॉर्म में, आप लोगों ने पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ी थी वेक्टर फॉर्म में। लिखा था ना हम लोगों ने, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप था। तो क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो के केप नहीं आएगा। एक्स और वाई जो है वो अपने पैरामीट्रिक फॉर्म में ए कोस थीटा या ए कोस टी और बी साइन टी इलिप्स के लिए, और कोस के लिए ए कोस टी और ए साइन टी। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है जहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वो वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए कर्व की इक्वेशन भी मुझे किस में देनी होगी, वेक्टर फॉर्म में देनी होगी। तो यहां मेरे पास इस कर्व की इक्वेशन जो है वो है आर वेक्टर इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये वेक्टर फॉर्म में कर्व की इक्वेशन है। तो यहां जब मैं यहां, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो जब मैं यहां इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास बनेगा dr वेक्टर बाय dt, और ये dr वेक्टर बाय जो dt है वो इस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शंस को शो करता है। यहाँ कार्टेशियन सिस्टम था इसलिए स्लोप को उसने वहां पर डिनोट किया, dy बाय dx से स्लोप हमें मिला, टेंजेंट लाइन का स्लोप मिला। यहाँ r वेक्टर है जो कि डायरेक्शन से लेकर के चल रहा है, एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। तो किसी पॉइंट P पर या किसी पॉइंट पर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है तो उसके लिए निकाला गया dr वेक्टर बाय dt उस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन को, उस टेंजेंट लाइन की सदिश को, वेक्टर को डिनोट करता है। करेक्ट। तो dr वेक्टर बाय dt क्या हो गया, टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन, टेंजेंट लाइन का वेक्टर। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। आपको इकाई सदिश पढ़ना है। तो इकाई स्पर्श रेखीय सदिश जो आपको पढ़ना है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। देखो, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इकाई सदिश चाहिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर। ठीक। तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम लोग उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास जब dr वेक्टर बाई dt एक टेंजेंट वेक्टर है, तो मुझे अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, बता सकते हैं ना बिल्कुल आप लोग, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर मेरे पास बनेगा dr वेक्टर बाय dt। इसका यूनिट वेक्टर मैं लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर ऑफ dr वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू dr वेक्टर बाय dt। पहले तो वो पूरा का पूरा वेक्टर में यहां लिखूंगा, ए वेक्टर जिसका मैं निकाल रहा हूं यूनिट वेक्टर, वो पूरा का पूरा अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, dr वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड। करेक्ट। तो यूनिट वेक्टर जो हम निकालेंगे वो होगा dr वेक्टर बाय dt अपॉन dr वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड। राइट। तो इसको हम ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। आपको ध्यान रखना है किसी भी टेंजेंट वेक्टर, किसी भी कर्व की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी हमें अगर पता है, गिवन है, हमें अगर ध्यान है, तो उसके लिए टेंजेंट वेक्टर बनता है dr वेक्टर बाय dt और उसका यूनिट वेक्टर बनता है ये वेक्टर प्रॉपर्टी से। करेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं आसानी से,
मैं इसे लिख सकता हूं यहां, ये कर्व की इक्वेशन है जो कि मुझे मिलेगी r वेक्टर इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक, तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है वो हो जाएगा डी आर वेक्टर बाय डी टी। देखो जरा, ठीक, इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र की समीकरण r वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, देन टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P। आया ध्यान? मैंने कहा था कभी भी टेंजेंट वेक्टर के बारे में बोलो तो उसके लिए आपको एक बिंदु बताना बहुत आवश्यक है। तो किसी बिंदु P पर हम लोग यहां पर टेंजेंट वेक्टर लिखेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P पर स्पर्श रेखीय सदिश, और वो क्या होगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी। अतः इसलिए स्पर्श रेखीय इकाई सदिश यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और वो बनेगा हमारे पास डी आर वेक्टर बाय डी टी अपॉन डी आर वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये था यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हम थोड़ा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो आप लोगों को बड़ा अच्छे से पता है क्या होते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन, किस तरह से हम वेक्टर्स फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए चलिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो जरा, वेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के साथ इसका डिस्कस करना है हम लोगों को। मेरे पास यहां एक जो पार्टिकल है टाइम के अकॉर्डिंगली वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मेरे पास उस पार्टिकल की पोजीशंस वेक्टर टाइम के अकॉर्डिंग मुझे जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख सकता हूं। मेरे पास जो पार्टिकल की किसी समय के साथ उसकी जो स्थिति चेंज हो रही है उसे मैं लिख सकता हूं यहाँ। देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल कण का स्थिति सदिश, वो है मेरे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी। और यहां शर्त आ गई है, देखो जरा, यहां मेरे पास जो टी है वो क्या होना चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो यहां अब जो मेरे पास टी आ रहा है वो मेरे पास टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहिए, टाइम को बताना चाहिए। तो टाइम के साथ ही तो परिवर्तन की दर हम लोग वहां पर पता करते हैं। द चेंजेस ऑफ द रेट ऑफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम जब देखते हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोगों को वहां मिलेगा। इसलिए जब कर्व की इक्वेशन लिखते हैं तो वहां टी हमारे पास पैरामीटर को शो कर रहा है, पर लेकिन यहां जब हम लोग पार्टिकल की अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन लिख रहे हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली लिखी जाएगी अगर आप उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता करें। तो यहां मेरे पास जो टी है वो टी एक टाइम को डिनोट कर रहा है, तो मैं यहां वेलोसिटी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी जो बनेगी बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, वेलोसिटी डी आर वेक्टर बाय डी टी, करेक्ट। और अगर मुझे एक्सीलरेशन लिखना हो, त्वरण अगर मुझे लिखना हो तो त्वरण को मैं लिख सकता हूं डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर। आप टी के ही रेस्पेक्ट में जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का तो डी टू आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर हो जाता है। इस हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं v बाई डी टी। वी वेक्टर जो है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है v वेक्टर। तो dv वेक्टर बाय dt ये एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये मुझे सिर्फ आप लोगों को इसलिए जानकारी देनी थी कि वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास टाइम होना चाहिए, टाइम का अकॉर्डिंगली चेंजेस ही वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिखाएंगे, करेक्ट।
मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ। आर वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे पास आर वेक्टर है वो एक टी का फंक्शन है, ठीक, एक टी का फंक्शन है। मेरे पास यहाँ जो ए है वो कांस्टेंट है और टी का एक फंक्शन आर वेक्टर है। तो मुझे यहाँ पूछा गया है कि ये टी का फंक्शन है, टी मेरे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव भी पता करना है, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है, डबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट जब यहाँ पर सॉल्यूशंस लेता हूँ इसका, तो मुझे dr वेक्टर बाई dt पता करना है, और आपको पता है dr वेक्टर बाई dt, r वेक्टर जो है आपके पास उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो वो बनेगा मेरे पास d बाई dt और r वेक्टर की वैल्यू a cos t i k प्लस a sin t j k प्लस t k k। ठीक, r वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, और आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है मेरा वो डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉपर्टी रखता है, इस वजह से जितनी भी टर्म्स है वो उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट्स मीन ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा होगा d बाई डी टी एंड a cos t एंड i k प्लस d बाई डी टी, ध्यान दीजिएगा ये i कैप है, मैंने कहा है i कैप हमेशा डेरिवेटिव के बाहर रखें, d बाई डी टी यहाँ a sin t हमने लग दिया और यहाँ j के एंड प्लस d बाई डी टी, ये t रहा और इसके साथ k के। वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव भी वेक्टर ही मिलता है, i कैप j कैप k कैप हमारे पास आ रहे हैं, आने वाला रिजल्ट वेक्टर ही है, ध्यान रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव भी वेक्टर मिलता है, स्केलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव भी स्केलर मिलता है। अब करना क्या, हम आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, cos टी का डिफरेंशिएशन माइनस का sin टी, आई कैप लगा दीजिए, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sin टी का डिफरेंशिएशन cos टी, तो a cos टी और यहाँ j के, करेक्ट। उसके बाद t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और k के वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला है dr वेक्टर बाय dt, इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दें। dr वेक्टर बाय dt पूछा गया था, dr वेक्टर बाय dt आपको इस तरह से मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही हमें मिलेगी। अगर यहाँ t मेरे पास टाइमिंग है तो dr वेक्टर बाय dt वेलोसिटी को डिनोट करेगा। यहाँ सेकंड नंबर पे अब इन्होंने कहा है हमें कि आप इसका मैग्नीट्यूड, हमें इसका जो मापांक है वो हमें ला करके बताइए, और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर रहे हैं, नहीं हो ध्यान तो ध्यान दीजिए, v अगर आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, r वेक्टर इक्वल टू x i कैप y j कैप z k कैप, और r वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमने पढ़ा हुआ है द रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, करेक्ट। तो उसे हम यूज में ले लेंगे, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड बनेगा आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट्स मीन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, माइनस प्लस में बदल गया, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी एंड प्लस के कैप का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और इस पूरे पे हम लगा देंगे रूट। क्लियर, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया है, पर लेकिन अगर ये कुछ सोलेबल है तो हम इसको सोलेबल करेंगे। हम आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ कि मैं दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू मेरे पास 1 बन जाएगी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, द रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी एंड प्लस 1। क्लियर, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है, इसलिए बनेगा द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। यहां आपने dr वेक्टर बाय dt निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब हमारे पास c और d जो वर्क है उसमें d2r वेक्टर बाय dt स्क्वायर है, हमें dr वेक्टर बाय dt जो कि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में हम निकाल चुके हैं, dr वेक्टर बाय dt इसका t के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका t के रेस्पेक्ट में हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे d2r वेक्टर बाय dt मिलेगा, और फिर जो वैल्यू मिलेगी उसका हम लोग मैग्नीट्यूड करेंगे। तो मैं ये जो दोनों पोर्शन है वो आपको होमवर्क में दे सकता हूं, आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका आंसर भी मैच करेंगे, और अगले आने वाले बाकी के हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ लेकर के वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे।
ओके, तो आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।